आज मेरा बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं रियल एंड अपीरेंट वेट को। तो अक्सर बोर्ड में इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रियल एंड अपीरेंट वेट, क्योंकि इसके कुछ केस हम स्टडी करने वाले हैं। तो कोई ना कोई एक केस उठाकर वो हमें कहते हैं जी इसके बारे में बताएं। रियल एंड अपीरेंट ये हो गया जी वेट। अब वेट के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, वजन। रियल वेट कौन से वाला होता है भाई? एक्चुअली जिस वेट को हम देख रहे होते हैं हम उसको रियल वेट का ही नाम देते हैं, लेकिन कंडीशन यहाँ पर हम ये अप्लाई कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट अगर पड़ा हुआ है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ये कहते हैं ना, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, तो उस फोर्स को हम किस चीज का नाम देते हैं? अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ये कहते हैं ना। तो मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या ग्रेविटी आप लगा सकते हैं, ग्रेविटी पुल्स or yeah you can say attract the object। ठीक हो गया? जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्टली मेरा बेटा क्या हो रही हो, एक्ट अपॉन ग्रेविटी की फोर्स जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्टली लग रही हो, तो मेरा बेटा वो कौन से वाला वेट होता है? रियल वेट होता है। फॉर एग्जांपल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर ये एक ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी पड़ा हुआ है तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड, मैं कहता हूं ये जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है कौन से वाला वेट रखता है जी? रियल वेट रखता है, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है। अगर यही वाली सरफेस अर्थ की ना होती, अगर यही वाली सरफेस मैं कह देता हूं जी मून प्लेनेट का हिस्सा है, ठीक है, तो इसके ऊपर ग्रेविटी अब मून की होती, मून पुल होता ना इसके ऊपर, तो वो मून के लिहाज से रियल ऑब्जेक्ट था। अर्थ पे पड़ा हुआ है तो अर्थ की ग्रेविटी लग रही है, तो अर्थ के लिहाज से मैंने क्या बोल दिया जी? रियल वेट। पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम आ जाते हैं जरा अपीरेंट। अपीरेंट होता है जाहिरी, ये तो हकीकतन हमें नजर आ रहा है ना, जाहिरी वेट। अब जाहिरी वेट फॉर एग्जांपल कैसे? इफ अ बॉडी इज मूविंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो यू कांट एस्टिमेट द वेट ऑफ दैट बॉडी, आप उसके वेट का अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जरा आपको फील आएगा। जब हम क्या करते हैं, किसी छोटे बच्चे को उठाकर झूला झुलवाते हैं, ऐसे दोनों हाथों में पकड़ के उसको घुमा रहे होते हैं, इनिशियली जब आप उसको उठाते हैं आपको वजन ज्यादा लगता है, और अगर उसको घुमाना शुरू कर दें तो उसका वेट आपको क्या लगने लग जाता है जी? हल्का लगने लग जाता है। उसकी रीजन क्या है? अब एक्चुअल वेट से अब वाला जो वेट है, जो आपको हल्का फील हो रहा है, उस वेट को आप किस चीज का नाम देते हैं मेरा बेटा? अपीरेंट वेट का नाम देते हैं। वो जाहिरी वेट हो गया, उसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो यू कांट एस्टिमेट द एक्चुअल वेट ऑफ दैट बॉडी, आप उस वेट का, उसके एक्चुअल वेट को मेजर नहीं कर सकते। तो मैं उसी चीज को नाम दे रहा था, किस चीज का? अपीरेंट वेट का। अब उसमें वो बॉडी मूव कर रहा है, मैं यहां पर एक एग्जांपल लगा लेता हूं। फॉर एग्जांपल इफ अ बॉडी इज सस्पेंडेड टू अ, मैं ये यहां पर क्या ले लेता हूं जी? एक स्प्रिंग बैलेंस ले लेता हूं, सही हो गया। इफ अ बॉडी इज सस्पेंडेड विद अ स्प्रिंग बैलेंस, अगर एक स्प्रिंग बैलेंस है, इसका वेट वर्टिकली कहां होगा जी? डाउनवर्ड। और मैं क्या कर रहा हूं जरा देखिएगा, इसके अंदर टेंशन क्रिएट कर रहा हूं, टेंशन है, तनाव। इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के इस तरह नीचे लाया, जब नीचे लाऊंगा और उसके बाद रिलीज करूंगा, ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? ऊपर के बाद फिर नीचे, नीचे के बाद फिर ऊपर, ऊपर के बाद फिर नीचे, तो मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे मूव करता रहेगा। यू कांट easily describe the weight while the object is moving in up and downward direction। क्लियर हो गया ना? तो आप उस सिचुएशन में उस ऑब्जेक्ट के वेट को क्लैरिफाई नहीं कर सकते, तो एट दैट टाइम वो जो वेट होता है उसको आप किस चीज का नाम देते हैं मेरा बेटा? अपीरेंट वेट। while the suspended, आप कह सकते हैं while the weight is suspended, ठीक हो गया जी, बाय किसके साथ? सस्पेंडेड का मतलब ये कि मूव कर रहा है ऊपर नीचे, सही हो गया, लटक रहा है, ऊपर नीचे हरकत कर रहा है, ठीक है। सस्पेंडेड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस, बीम बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस इज मोर बेटर। तो ठीक हो गया जी, ये क्लियर हो गया। नाउ यू हैव टू लर्न अबाउट दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड अपीरेंट वेट। तो जरा इसके कुछ केस हैं वो जरा डिस्कस करते हैं। पहला केस हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मैंने क्या किया जी, ये यहां से एक स्प्रिंग बैलेंस लटकाया और इस स्प्रिंग बैलेंस के साथ मैंने एक वेट को लटका दिया। अभी ये रेस्ट की हालत में है, इसका जो वेट है, एक्चुअल जो वेट है, मतलब कि आराम से लटका हुआ है, स्प्रिंग के ऊपर एक खास किस्म का तनाव पड़ नहीं रहा,
समझ रहे हैं, बस लटका हुआ है, हमने उसको क्या कर दिया जी, लटका दिया। एक कंडीशन, मीन टू से व्हाइल इट इज नॉट सस्पेंडिंग, इट इज नॉट मूविंग, मीन टू से इट इज एट अ स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर ये कौन सी हालत में आ जाए जी, रेस्ट की हालत में आ जाए, एक बात। या दूसरी बात, आप क्या करना चाह रहे हैं, आप करना चाह रहे हैं कि मैं इसको मूव करवा देता हूं। अब वो मूव कैसे करवाना चाह रहे हैं आप, कि इस ऑब्जेक्ट को ऐसे डाउनवर्ड लेकर आए नीचे। मैं कहता हूं कि अगर ये वाला ऑब्जेक्ट इतना नीचे आया है, तो जितना नीचे आएगा ऑटोमेटिकली बात है, ये स्प्रिंग है उसको उतना कहां लेकर जाएगा, ऊपर। अगली बारी पे क्या होगा जी, अगली बारी पे उससे थोड़ा कम नीचे आएगा और उसी से थोड़ा कम ऊपर तक। सही हो गया। अगली बारी पे मजीद क्या हो जाएगा मेरा बेटा, कम। अब अगर इस तरह की सिचुएशन को देखो तो मैं कहता हूं ग्रेजुअली ये जो डिक्रीज हो रहा है सेम वेलोसिटी के साथ डिक्रीज हो रहा है, जितना इधर से कम हो रहा है उतना उधर से कम हो रहा है। सही हो गया। तो मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो मोशन हो गई, मैं उसको नाम दे देता हूं, वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। किस तरह मूव कर रहा है मेरे बेटा, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया जी। अब दो सिचुएशंस आपके पास आ गई हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली, ठीक हो गया। दूसरी कंडीशन, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट अ स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर इस हालत में, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, व्हाइल द ऑब्जेक्ट इज एट अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विल बी मेरा बेटा 0 होती है। क्लियर हो गया। बिकॉज़ द वेलोसिटी इज सेम, यूनिफॉर्मली मीन सेम। एक्सेलरेशन vf माइनस vi ओवर t लगाओगे, vf की जगह vv, vi की जगह v सेम हो गया ना, तो v माइनस v विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 0 by t इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई, 0। क्लियर। अब हम इसके ऊपर लगने वाली जरा फोर्सेस को देखते हैं। मैंने आप लोगों को इनिशियली बताया हुआ है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट अ स्टेट ऑफ रेस्ट द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस आर एक्टिंग अपॉन दैट बॉडी एट अ टाइम। उसी लम्हे पर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लग रही होती हैं, एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटी की फोर्स और एक वर्टिकली अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स। सही हो गया। अब यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स है, मैं उसको एक नाम देने वाला हूं। वो नाम कौन से वाला देने वाला हूं जी, इसके अंदर, इस स्प्रिंग के अंदर अगर तनाव है, इस स्प्रिंग ने इसको लटकाया हुआ है ना, तो मतलब इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर कोई पावर है जिसने इसको पकड़ा हुआ है, तो मतलब वो तनाव, वो टेंशन, ठीक हो गया। उसको मैं टेंशन का नाम दे रहा हूं और उस टेंशन को आप किस चीज का नाम देते हैं जी, अपेरेंट वेट। एक बात। और दूसरी बात, जो इसको नीचे की तरफ खींच रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उसको आप किस चीज का नाम दे रहे हैं जी, रियल वेट। सही हो गया। तो मतलब जो चीज इसको ऊपर से जाहिरी तौर पर खींच रही है वो हो गई अपेरेंट फोर्स, और जो नीचे से खींच रही है वो हो गई ग्रेविटी फोर्स। अपेरेंट फोर्स की वजह से नाम दे दिया अपेरेंट वेट, ग्रेविटी फोर्स की वजह से नाम दे दिया, ठीक हो गया जी, रियल वेट। सही हो गया। अब इसका सम ले लेते हैं। मैं कहता हूं जी, जो सम है इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस, टोटल फोर्स का जो सम है, दो फोर्सेस लग रहे हैं जी, एक मैं कहता हूं ग्रेविटी की फोर्स और दूसरी मैं कह रहा हूं जी ये टेंशन की फोर्स मैं ले रहा हूं। ठीक हो गया। इस टेंशन की फोर्स को मैं T से डायरेक्टली डिनोट कर रहा हूं। सही हो गया। अच्छा जी, अब एक और बात, ये दोनों फोर्सेस क्या कर रही है, एट अ टाइम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है। और अब जरा इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन को देखिएगा। अगर मैं ग्रेविटी की डायरेक्शन को देखता हूं तो वो कहां है, डाउनवर्ड, और टेंशन की फोर्स उसको कहां खींच रही है जी, अपवर्ड। मीन टू से ये जो टेंशन वाली फोर्स है, इट इज अपोनेंट टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्लियर हो गया। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसकी अपोनेंट डायरेक्शन में टेंशन की फोर्स लग रही है, और अपोनेंट डायरेक्शन के लिए आप सिंबल जो यूज करते हैं, कौन से वाला यूज करते हैं जी, नेगेटिव का। सही हो गया। चलें जी, अब ये लीनियर फोर्स है आपके पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। m इज इक्वल टू मेरा बेटा Fg इज इक्वल टू वेट के बराबर होता है, वेट इज इक्वल टू mg। सही हो गया। माइनस का यहां पर आपके पास क्या लग गया जी, t। हां जी, अब ये बनेगा 0। 0 क्यों बनेगा, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है जी, 0 होती है। तो 0 लगा देंगे। यहां पर आप mg भी लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और ये t, ये सारा बन जाएगा मेरा बेटा 0 mg माइनस का t, माइनस के t को पकड़ कर लाएं यहां, बन जाएगा mg या t इज इक्वल टू बन गया जी w। नाउ दिस इक्वेशन शोस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द एक्चुअल वेट बिकम्स इक्वल टू अपेरेंट वेट। एक्चुअल वेट बिकम्स इक्वल टू अपेरेंट वेट, या अपेरेंट वेट बिकम्स इक्वल टू एक्चुअल वेट। क्लियर हो गया। जब ऑब्जेक्ट कौन सी हालत में पड़ा हो मेरा बेटा, रेस्ट में या यूनिफॉर्मली मोशन से मूव कर रहा हो। ये केस क्लियर हो गया जी। अगले केस पे जाते हैं। अब मैं ये कहता हूं जी, फॉर एग्जांपल इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन,
अब अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे जाएगा? फॉर एग्जांपल वेट पड़ा था नीचे, उसकी फोर्स लग रही थी नीचे, मैंने उसको पकड़ के ये ऊपर लेके आ रहा हूं। जब ऊपर लेके आ रहा हूं तो क्या ग्रेविटी की फोर्स ज्यादा होगी या टेंशन की फोर्स ज्यादा होगी जो उसको ऊपर लेके आ रही होगी? तो आप लोग कहेंगे भाई टेंशन वाली फोर्स ज्यादा होगी, क्योंकि वो ज्यादा है, ग्रेविटी कम है, जिसकी वजह से उसको कहां लेके आ रहा है जी? ऊपर। तो मैं यूं कर रहा हूं, ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को ये कर दिया कंप्रेस। कंप्रेस करने का मतलब क्या हो गया जी? कंप्रेस करने का मतलब ये हो गया कि नाउ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। आपका ये जो ऑब्जेक्ट है बेचारा कोशिश करता है किधर आने की? नीचे आने की, लेकिन नीचे नहीं जा सकता। वो टेंशन वाली फोर्स उस ऑब्जेक्ट को कहां खींच रही है जी? अपवर्ड सिचुएशन में। टेंशन उसको अपवर्ड खींच रही है। ऑब्जेक्ट चाहता है मैं कहां आऊं? नीचे आऊं, लेकिन आ नहीं सकता। उसकी वजह क्या है भाई? ये जो अपेरेंट वेट वाली जो फोर्स है, ये जो टेंशन वाली फोर्स है, वो उसको कहां खींच रही है जी? ऊपर। उसके पास पावर ज्यादा है, वो उसको ऊपर की तरफ मूव करवा रही है। तो अब ले लेते हैं जी सम ऑफ ऑल द फोर्स, जरा देखिएगा जी। ऑल द फोर्स वही आपके पास क्या है जी? Fg प्लस का ये टेंशन वाली फोर्स। अब जरा देखिएगा ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है जी? ऊपर। ये टेंशन कहां लग रही है? ऊपर। टेंशन लग रही है ऊपर। अब ये वाला ऑब्जेक्ट देखो, वो तो अपनी ही डायरेक्शन में जा रहा है। टेंशन तो होती अपवर्ड है, तो वो तो अपनी डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं है, उसकी डायरेक्शन अपोनेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, फिर अपोनेंट डायरेक्शन किसकी है? ग्रेविटी की, इस रियल वेट की। ये जाना कहां चाहता है? नीचे। ग्रेविटी इसको कहां खींच रही है? नीचे। लेकिन ये ग्रेविटी की कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है जी? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो मतलब नाउ द सिंबल ऑफ नेगेटिव विल बी टेकन टू द Fg। क्लियर हो गया? तो यहां पर सिंबल लगेगा बिकॉज नाउ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपोनेंट डायरेक्शन टू द ग्रेविटी। सही हो गया? या एक और रट्टे वाली बात बता दूं मेरा बेटा, आप लोग जानते हैं जब भी डिफरेंस निकाला जाता है हमेशा ज्यादा में से किसका निकाला जाता है जी? कम का। अब यहां पर उसको जो ऊपर खींच रही है फोर्स, वो तो हो गई ज्यादा, और जो वेट था वो क्या हो गया जी? कम। तो ज्यादा में से कम भी निकाल सकते हैं, T माइनस अब Fg भी कर सकते हैं, वो भी बात सेम है। सही है? अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपोनेंट डायरेक्शन टू द एक्चुअल डायरेक्शन। सही हो गया? और वो एक्चुअल डायरेक्शन किसकी है? ग्रेविटी की है। चलें, ये सही हो गया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ma will be equal to minus w plus t। Now this equation will become माइनस के w को जरा पकड़ कर यहां लाएं, w plus ma is equal to हो जाएगा जी t is equal to w की जगह वैल्यू लगा दे mg plus का ma। ये इक्वेशन बन गई, या आप यहां से m को कॉमन भी ले सकते हैं, g plus a, या तो ये इक्वेशन बन गई। Now this result shows the apparent weight, is the apparent weight, apparent weight is equal to the, हां जी, किस चीज के? सम ऑफ अप्लाई फोर्स जो ऊपर खींच रही है एंड ग्रेविटी फोर्स। सही हो गया? मीन टू से ये बता रही है कि मैं ज्यादा हूं, मैं इस टाइम क्या हूं भाई? ज्यादा। हां जी, अगर ये दो चीजें मिलेंगी तो ही मेरे बराबर होंगी, अदरवाइज नॉट। पॉइंट क्लियर हो गया जी? अब एक और केस की तरफ आते हैं कि व्हाइल द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर वही ऑब्जेक्ट कहां आ रहा है मेरा बेटा? डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये स्प्रिंग क्या होगा जी? ये तो स्ट्रेच होगा, अब कंप्रेस नहीं होगा, अब ये स्ट्रेच होगा, और यहां से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां आ रहा है जी? नीचे। अब नीचे भी वो चाहता है, ये टेंशन चाहती है मैं इस ऑब्जेक्ट को कहां खींचूं? ऊपर। लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो उसको ऊपर लेके जाए। ये जो वेट है इसके पास पावर ज्यादा है, इस पे लगने वाली फोर्स ज्यादा है, इसका वेट ज्यादा है, ये उसी टेंशन को कहां लेके जा रहा है भाई? नीचे। अब टेंशन कहां जाना चाहती है? अपवर्ड, लेकिन वेट उसको कहां लेके आ रहा है? डाउनवर्ड। अब ये टेंशन होती है अपवर्ड, ये मैं ये शो कर रहा हूं, ये टेंशन अपवर्ड है, ये ग्रेविटी की फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, ये इसको नीचे लेके आ रहा है। अब बेचारी टेंशन चाहती है मैं कहां जाऊं? अपवर्ड, लेकिन अपवर्ड नहीं जा सकती। उसकी कौन सी डायरेक्शन में आ रही है? अपनी एक्चुअल डायरेक्शन की कौन सी डायरेक्शन में आ रही है जी? अपोनेंट डायरेक्शन में आ रही है। सही है? तो इधर भी सम ऑफ द फोर्सेस निकाल लेते हैं। F सम ऑफ द फोर्सेस वही Fg प्लस वही T होगा। लेकिन अब देखिएगा जरा सिंबल किसके साथ लगने वाला है? हां जी,
विथ आ रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, मीन टू से अपनी एक्चुअल डायरेक्शन की तरफ आ रहा है, तो मतलब यहां पर तो सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब अगर देखते हैं टी को, हाँ जी टी की डायरेक्शन कहां होती है अपवर्ड, लेकिन वेट उसको कहां लेकर आ रहा है डाउनवर्ड, तो मतलब जो टी है अपनी एक्चुअल डायरेक्शन की कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है अपोनेंट डायरेक्शन में आ रहा है, सो देयर विल बी अ सिंबल ऑफ नेगेटिव। क्लियर हो गया जी। नाउ दिस MA विल बी इक्वल टू W माइनस का T, ये माइनस के T को इधर लाएं, ये जाएगा उधर, W माइनस का बनेगा MA, T इज इक्वल टू MG माइनस का MA, या इसके अलावा ये भी इक्वेशन बन सकती है, n को ले लें कॉमन, G माइनस A बन गया, सही हो गया। नाउ दिस रिजल्ट शोज दैट, यहां पर क्या बता रहा था जी, ये जो अपेरेंट वेट था तब ज्यादा था, जब ये दोनों आपस में मिलेंगी तो इसके बराबर होगा, लेकिन अब क्या है जी, उसके वेट में से अप्लाइड फोर्स को निकाल दो तब जाकर ये बेचारी बचती है। अब इसका नाम बेचारी हो गया है क्योंकि अब ये कम हो गई है, समझ रहे हैं, यहां पर ये बता रही है एक्चुअल से भी कम हो रही है, इसकी वैल्यू कम हो गई है, बेचारी की वैल्यू इंतहाई कम हो गई है, जिसकी वजह से वेट उसको कहां लेके जा रहा है जी डाउनवर्ड लेके जा रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया जी। तो मतलब यहां पर ये अपेरेंट वेट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन द टेंशन विल डिक्रीज, अपेरेंट वेट विल बी decrease, when the object is moving in upward direction the apparent weight will be increase। सही हो गया। अब एक और कंडीशन भी होती है, अगर यही ऑब्जेक्ट अब स्प्रिंग के साथ नहीं बंधा हुआ, मैं वैसे डिनोट कर रहा हूं एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर इट इज अ रोप और ये इस रोप के साथ बंधा हुआ ये वाला ऑब्जेक्ट आ रहा है किस तरीके से जी, फ्रीली फॉल मूव कर रहा है, किस तरीके से मूव कर रहा है जी, फ्रीली फॉल। अब फ्रीली फॉल क्या होता है पहले तो ये आपको थोड़ा सा बता दें, कल भी मैंने बताया था फ्रीली फॉल ओनली इट इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन द बॉडी व्हिच इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर ये ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है ना, मैं कहता हूं जी सिर्फ इसके ऊपर अगर कोई लगने वाली फोर्स है वो ग्रेविटी की फोर्स है, इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं, रेजिस्टिविटी फोर्स नहीं, ड्रैग फोर्स नहीं, कोई भी फोर्स अमल नहीं कर रही। पॉइंट क्लियर हो गया। ओनली जो इसके ऊपर फोर्स अमल कर रही है वो सिर्फ कौन सी लग रही है जी, ग्रेविटी की फोर्स लग रही है। ठीक हो गया जी। तो इसकी वजह से ऊपर से आने वाला ऑब्जेक्ट जब डाउनवर्ड आएगा तो ग्रेविटी फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी मेरा बेटा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगी ना। अच्छा जी जरा अब हमें पता है कि इसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, लेकिन अपने माइंड को तसल्ली देने के लिए हम प्रूफ करने वाले हैं। अब प्रूफ कैसे करने वाले हैं जरा देखिएगा, इसके ऊपर ये मैंने ऊपर रस्सी लगाई थी, मैंने कहा जी ये टेंशन टी हो गया, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहां आ रहा है जी, डाउनवर्ड विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो टेंशन की कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है जी, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो मतलब यही वाली इक्वेशन बनने वाली है, F इज इक्वल टू एफ जी प्लस इंटू माइनस का टी, इसको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं थोड़ी देर पहले, ये बन गया एम ए इज इक्वल टू ये क्या बनता है जी एम जी, और ये क्या बन गया जी माइनस के टी को जरा इधर लाएं, टी इज इक्वल टू बन गया एम जी माइनस का एम ए, टी इज इक्वल टू बनने वाला है, जरा देखिएगा क्या एक ही जगह क्या लग जाएगा जी, और ये बनेगा एम जी, टी बन गया 0। अब मैं पहले बता चुका हूं व्हेन द ऑब्जेक्ट विल फॉल अंडर द एक्शन ऑफ फ्री फॉल मीन जस्ट ओनली विद द ग्रेविटी फोर्स, ठीक है, और उसके अलावा कोई फोर्स उसके ऊपर नहीं लगती। पहले पढ़ा है ना हमने, अभी बताया ना, अब जरा देखो प्रूफ किया तो क्या टेंशन उसके ऊपर लग रही है, नहीं लग रही, टेंशन की वैल्यू क्या आ गई 0। तो मतलब जब ऑब्जेक्ट सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड गिरता है सिर्फ ग्रेविटी की वजह से गिरता है, लेकिन सिचुएशन कौन से वाली हो जी, फ्री फॉल, तो उसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही होती, तो मतलब अपेरेंट वेट विल बी इक्वल टू 0 व्हेन द ऑब्जेक्ट विल फॉल फ्रीली। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसी के साथ साथ मैं आपको एक और टॉपिक भी थोड़ा सा पढ़ा देता हूं, ऑर्बिटल वेलोसिटी को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, वो इसी से रिलेट है, इसी से ही रिलेटेड है ऑर्बिटल वेलोसिटी। असल में छोटा सा टॉपिक है ना, तभी इससे रिलेट कर दिया, अदरवाइज करना नहीं था। ऑर्बिटल वेलोसिटी को जरा देखिएगा, आपकी बुक में आपकी की बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना वो जरा गलत है, ठीक है, इसको सेट कर लीजिएगा, वहां पे जो दूसरे नंबर पे दी गई है डेफिनेशन वो सही है। ऑर्बिटल जरा देखिए ना, ऑर्बिट की वेलोसिटी, आपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जो वेलोसिटी का प्रूफ किया ना वो वेलोसिटी थी कि फॉर एग्जांपल दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ से एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़ रहे हैं, तो बस यहां से यहां पर भेजने के लिए जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड थी वो वाली वेलोसिटी होती है जी क्रिटिकल वेलोसिटी। लेकिन जब यही वाला सैटेलाइट क्या करता है जी, अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है,
सही हो गया। अपने ऑर्बिट में जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है उस वेलोसिटी को आप किस चीज का नाम देते हैं जी? ऑर्बिटल वेलोसिटी। सही हो गया, ठीक है। तो उसने वो दोनों डेफिनेशंस को सेम लिख दिया है, सेम नहीं होता। मैंने क्या कहा, द वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी होगी जी? वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट, ये होगी जी सैटेलाइट की वेलोसिटी, बाय विच, जिसके साथ वो क्या कर रहा है, इज रिवॉल्विंग, वो रिवॉल्व कर रहा है सर जी, कहां? अराउंड इट्स ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट में जिस वेलोसिटी के साथ वो क्या कर रहा है जी? रिवॉल्व कर रहा है, उस वेलोसिटी को आप किसका नाम देते हैं जी? ऑर्बिटल वेलोसिटी का। सही हो गया। सपोज कर लेते हैं कि ये अर्थ हो गई, ठीक है, मान लिया जी अर्थ। और आप ये भी जानते हैं अर्थ का ये सेंटर है, सेंटर से यहां तक का फासला आर होता है, आर होता है ना। मैं कहता हूं जी अर्थ के गिर्द ये हमने बना लिया एक छोटा सा ऑर्बिट, और इस ऑर्बिट में हम क्या करने वाले हैं जी? एक सैटेलाइट को लगाने वाले हैं। ये सैटेलाइट मान लें कि जी क्या कर रहा है? हरकत कर रहा है। क्या कर रहा है जी? हरकत कर रहा है। ये रोटेट कर रहा है, अपने ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। तो रोटेशन की वजह से हम इसकी वेलोसिटी को मालूम करने वाले हैं। जरा देखिएगा, आप लोग पढ़ चुके हैं और इतने एबल हो चुके हैं, सैटेलाइट को यहां पर भेजने के लिए आपको इसको फ्री फॉल करना पड़ता है, वेटलेसनेस करना पड़ता है, और वेटलेसनेस करने के लिए आप लोग जानते हैं कि हमें इस पूरे के वैल्यू को किसके इक्वल करना होता है जी? 9.8, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से इस हाइट पर, ये देखो, ये तो जमीन का रेडियस हो गया, जमीन के रेडियस से यहां तक हाइट पर पड़ा हुआ है, तो मतलब इसको उसने एक्सिस मान लिया अर्थ को, और उसी के गिर्द क्या कर रहा है? रोटेट। तो मतलब ये उसका बन गया टोटल आर। तो टोटल आर की वैल्यू किस चीज की इक्वल आ रही है? एक आर अर्थ का प्लस जिस हाइट पर वो खड़ा हुआ है। तो ये इस सैटेलाइट का ये वाला बन गया ऑर्बिट, समझे? ये सैटेलाइट का क्या बन गया जी? ऑर्बिट। क्लियर हो गया? खैर, क्या कर रहा है जी? ये मूव कर रहा है। पहले तो जरा देखिएगा कहां मूव कर रहा है, इसको एक्सिस मानकर सर्कल के गिर्द मूव कर रहा है। तो सर्कल के गिर्द जब किसी ऑब्जेक्ट को एक्सिस बनाकर मूव करवाते हैं, पीस ऑफ स्टोन इज बाइंडिंग विद अ रोप, तो कौन सी वाली फोर्स लगती है जी उसके ऊपर? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मतलब इसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है Fc is equal to mv square over r। यहां पर अगर मैं लगा दूं mass of the satellite, को इशू नहीं होना चाहिए, सही है? ये जो m is denoting the mass of the satellite। एक बात और, अच्छा जी, अब क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है। कब करेगा? when this satellite becomes equal to the weightlessness वाली कंडीशन पे, सही है? और weightlessness वाली कंडीशन पे जो फोर्स का फार्मूला लगाया था Fg is equal to क्या लगाया था? gmm over r का स्क्वायर। नाउ दिस स्मॉलर m shows the mass of the जी सैटेलाइट। सही हो गया? हाँ जी, हम ये लेते हैं, हम mgh नहीं लेते। मैंने इसके बारे में चैप्टर नंबर 4 में भी आपको बताया था। mgh is only applicable on the surface of the earth and for a small height। क्लियर हो गया? अब सैटेलाइट छोटी सी हाइट पर तो नहीं होता ना, वो तो बड़ी किलोमीटरों की हाइट पे होता है, सही है? दैट्स व्हाई हम इसको यूज करते हैं, और इसको यूज करके बताते हैं जी जितना रेडियस बढ़ता जाएगा उतनी ग्रेविटी की फोर्स क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। सही है? खैर, हमने जहां पर इसको लगाया, हमने कहा अगर हम इस सारे को इसके इक्वल कर दें तो ऑब्जेक्ट वेटलेस हो जाता है और अपने ऑर्बिट में क्या करता रहता है जी? मूव करता रहता है। तो चलो जी जरा निकालते हैं। F इज इक्वल टू हो जाएगा जी F जी mv का स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू g m ओवर r का स्क्वायर। एक r से एक r गया, ये मैस ऑफ द सैटेलाइट से मैस ऑफ द सैटेलाइट कैंसिल हो गया। v स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास बना g m ओवर इसका स्क्वायर रूट ले लें तो v इज इक्वल टू आपके पास बनता है gm ओवर r का स्क्वायर रूट। पुटिंग द वैल्यूज, g की वैल्यू होती है 6.67 क्रॉस 10 पावर -11, मैच कितना होता है जी? 6.0 क्रॉस 10 पावर 24, और मेरा बेटा क्या आने वाला है जी? r। अब r तो मालूम करना पड़ता है, रेडियस क्या करना पड़ता है जी? मालूम। खैर, जो भी रेडियस की वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू जो भी होगी वो हम यहां पर लगाते हैं। लगाने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो तकरीबन अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आती है 4 जरा देखना 4.23 है, 4 ऑर्बिटल वेलोसिटी। आगे जी, हाँ 4.23 क्रॉस 10 पावर, इधर पहले देगा जी आपको, नहीं डायरेक्टली 4.23 क्रॉस 10 पावर 3 किलोमीटर है जी, 4 किलोमीटर। सही हो गया?
तो 4.23 क्रॉस 10 पावर 4 किलोमीटर, इट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी मीन किसकी वेलोसिटी? उसी सैटेलाइट की वेलोसिटी जिसके साथ वो क्या कर रहा है जी, जिस वेलोसिटी के साथ वो अपने ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यहां से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है, इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ मास ऑफ द सैटेलाइट और नॉट? हाँ जी, तो बताएं जरा, क्या डिपेंड करता है ऑर्बिटल वेलोसिटी पे टन का मास है जी सैटेलाइट का? अब वो तो लाजमी बात है सर जी, वेलोसिटी के ऊपर तो डिपेंड करेगा ना मेरा बेटा, बिल्कुल नहीं करेगा। यू हैव कैंसल्ड द मास ऑफ द सैटेलाइट विद दिस मास ऑफ द सैटेलाइट। क्लियर हो गया? नंबर एक बात। दूसरा फार्मूले को देख लो, ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब ये कौन सा था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। इट इज द मास ऑफ द अर्थ एंड इट इज द रेडियस, देयर इज नॉट इंक्लूडेड द मास ऑफ द सैटेलाइट। यहां पर मास ऑफ द सैटेलाइट तो इंक्लूड ही नहीं है। तो मीन टू से चाहे जितना बड़ा मास हो उस चीज से फर्क नहीं पड़ने वाला ऑर्बिटल वेलोसिटी को। पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब क्यों नहीं पड़ने वाला? बिकॉज़ हम यहां पर सैटेलाइट को बना क्या देते हैं जी, वेटलेस। क्या बना देते हैं? तो भाई जितने टनों वाला हो उसका तो कोई खाता ना होगा ना जी, तो मतलब वो यहां पर क्या हो जाता है जी, वेटलेस हो जाता है। सो द मास ऑफ द सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिट। क्लियर हो गया? आई होप दिस लेक्चर विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू।